नमस्कार दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कहानी अंतिम संक्षेप का दूसरा व अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना कि महिमा और मनीष की शादी की सालगिरह पर मम्मी जी उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पर जाती हैं, पर मनीष घर पर नहीं होता है। जब बच्चे खेलने चले जाते हैं तो एकांत का लाभ उठाकर मम्मी जी व महिमा बातचीत करती हैं। महिमा कहती है कि अब पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है, मेरी सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त होती जा रही हैं। तब मम्मी जी महिमा को समझाती हैं कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सहन शक्ति के बल पर ही तो गृहस्थी की इमारत खड़ी होती है, वह तो नींव है घर की। वे बीते दिन याद करते हुए बाबूजी के कड़क मिजाज के बारे में बताती हैं। आइए अब सुनते हैं कहानी अंतिम संक्षेप का दूसरा व अंतिम भाग है। बाबूजी पुलिस वाले थे ना, महिमा ने उसास भरकर कहा। रौब दाब तो उनका होना ही था, पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो न था। हाँ, बहुत सारी ना सही, पर एक औरत तो उनकी जिंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच ही कह रही हूँ। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। तो क्या हाय तौबा मचाऊं? वह तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। अब बासी कढ़ी को क्यों उबाल दूं? और सच पूछो तो बवाल मचाने जैसा कुछ था भी नहीं। एक बात थी जो उठने से पहले ही दब गई। इनकी बुआ की ननंद थी। एक तो उस रिश्ते से शादी संभव नहीं थी, तिस पर वह बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह को कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने की लत भी शायद तभी पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। एक बार अगर भाग्य के लिखे से समझौता कर लो तो सहने में आसानी हो जाती है। वाह, क्या जीवन दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। जब तक वे यह समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी कि आपने बड़ा भारी त्याग किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, पर शायद आप नहीं जानती कि आपने अपने साथ तो छल किया ही है, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात करती हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही यह जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पिया था यह जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या जरूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उस दरियादिली की अपेक्षा रखते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजारी आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज भी ना उठाऊं। यह नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया। वह धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन यह बात वहीं पर रुक कर रह गई। बाद में घर लौटकर यह बात उनके मन में कौंधी कि महिमा ने वह औरतों वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था। एक बार दोनों साथ आए थे, पर इतने खुश नजर आ रहे थे कि बेवजह यह बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष शुरू से ही हंसोड़ व खिलंदड़ किस्म का लड़का रहा है। उस घर का माहौल तो पता नहीं कैसा हो गया है, पर इस घर में सारी रौनक मनीष के दम पर ही हुआ करती थी। बाहर भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जहाँ खड़ा होता था अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटा ही लेता था। अपने हंसमुख और सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण लड़कियों को भी वह आकर्षित किए रहता था। अंजू मंजू की सहेलियों का तो वह चहेता भैया हुआ करता था। अपने बेटे की लोकप्रियता पर जितना उन्हें नाज था, उतनी ही महिमा को चिढ़ थी। पति की मंडली उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। आभिजात्य की उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थीं। वह मनीष को उनमें फिट करना चाहती थी और सारे झगड़े वहीं से शुरू होते थे।
मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा है। यह वे भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है या यह भी महिमा का एक वहम ही है? महिमा के यहाँ जब भी जाने का मन हुआ, इसी असमंजस ने उनका रास्ता रोक लिया। किसी भी अप्रिय विवाद से ये हमेशा बचना चाहती हैं और महिमा है कि बहस के लिए जैसे तैयार खड़ी रहती है। उस दिन भी फिर जाना नहीं हो सका। फल फूल की डलियां वहीं पैसेज में रैक पर पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह सुबह घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंग में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई? मैं 2 दिन से पोटली बांधकर बैठी हूँ, पर निकलना ही नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चीनू से कहा था ना कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे यहाँ आज चले आना, मैं छुपा लूँगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है, पर होगा जरूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई हैं। बस शाम से ही भरी बैठी हैं। पापा के आने भर की देर है, फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, यह सब हमारे ही घर क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कलीग हैं, मिसेस भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर के काम से गई हों। हो क्यों नहीं सकता, पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगाकर उड़ती है ना। हवा देने वाले भी तो कम नहीं है। दफ्तर के ही किसी शुभचिंतक ने उन्हें फोन किया था। छी छी, मनीष यह क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से कड़ ही गई। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही हैं। पर उस इतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो वे विस्मित ही रह गईं। वह कह रही थी, अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? यह आफत तो उनकी खुद बुलाई है। अगर घर में रात दिन चकचक मची रहेगी तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। इसमें आश्चर्य क्या है और गलत भी क्या है? वे मीनू को देखती रह गईं। बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है। ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया है। उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा। अपनी हठधर्मी के कारण उसने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रही, पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं होगी। महिमा खुद 5 के बाद ही घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगी। फिर उनसे रहा नहीं गया। ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज चलकर डांट पिलानी है। अगर तुम लोग बच्चों को एक शांत और स्नेह भरा घर नहीं दे सकते तो और क्या दोगे? रोटी कपड़े पर तो अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, पर माँ बाप से तो कुछ उम्मीदें होती हैं। चीनू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती, इससे पहले ही वह बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब है। क्या मतलब? स्कूल में फोन किया था? नहीं, पड़ोस की वासंती बता रही थी कि वह आज स्कूल गई ही नहीं। सहेलियों के यहाँ देखा, 1-2 के यहाँ देखा, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू, भीतर से कड़कती आवाज आई। दादी भीतर नहीं आएंगी क्या, जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है? उन्होंने भीतर आते हुए कहा। बहू, बहू। भावुक होती हैं तो उनके मुंह से बहू ही निकलता है। ये चीनू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है आपने सुन तो लिया। और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया था। वह तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वहीं हो। फोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत नहीं थी मुझ में। कम से कम आज स्तब्ध रह गई तो मैं प्रवचन देती हूँ।
और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं आप खुद सोचकर देखिए, मेरे घर में जरा खटपट हुई नहीं कि आप शुरू हो जाती हैं। आपने कैसे गृहस्थी चलाई है, कैसे पति की सेवा की है, कैसे बच्चे पाले हैं, कैसे संस्कार दिए हैं, कहते नहीं थकती होंगी आप। पर मेरे सुन सुनकर कान पक गए हैं। पल भर को वे चुप रह गई। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ताकर आत्मनिरीक्षण कर ले। क्या सचमुच वे बात बेबात पर भाषण देने लगती हैं? क्या यह उनकी अनधिकार चेष्टा है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती हैं कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमा लांघ जाती? इसका तो यह मतलब हुआ कि अपने बच्चों को उनकी गृहस्थी को बर्बाद करते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, उन्होंने बड़ी देर बाद कसेले स्वर में कहा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूँगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हों, पर एक बात जरूर कहूँगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा था। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह तो गनीमत समझो कि वह सीधे मेरे पास पहुंची थी, कहीं और भी तो जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है। महिमा ने लाख कोशिश की, पर अपनी राहत का एहसास वह छुपा नहीं सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली और वह सपाट स्वर में बोली, मुझे लगता था नानी के यहाँ गई होगी। अच्छा ही हुआ ना, इस मनह स्थिति में ननिहाल जाती तो वहाँ भी सब उगल देती। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होता है महिमा। तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि उनके सामने जिंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कहती हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए। वैसे 100 बातों की एक बात यह है कि जिंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तुम बच्चों को सब कुछ बताए दे रही हो। जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। यह पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें तुमसे सिर्फ वितृष्णा हो रही है। हमेशा ही होता है महिमा। माँ बाप जब 2 खेमों में बट जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, और यह वही पक्ष होता है जो चुप रहता है। वह सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं, इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि कहे बिना रहा भी नहीं जाता। आश्चर्य, इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वह थक गई है। मजे की बात तो यह थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थी। मीनू का तो बहाना भर था, वे तो यहाँ मनीष की खोज में आई थी, पर जब महिमा ने उसका जिक्र तक नहीं किया तो वे चुप लगा गईं। अपना आना उन्हें एकाएक अप्रासंगिक लगने लगा, अतः उठते हुए बोली, मैं अब चलूंगी, लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर भी दे दूंगी और उसके कपड़े भी लेती चलूं। 2-4 दिन अपने पास ही रखूंगी। महिमा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चीनू जब तक रिक्शा लाता वह मीनू का बैग भर चुकी थी। लौटते हुए उनकी आंखों के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मनीष का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, वे जानती हैं कि वह मन ही मन उफन रही होगी। उसके रोष की आंच ने तो आज उन्हें भी नहीं बख्शा था, और रोष आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितना रोई थी। बच्चे अगर गोद में न होते तो वे कुएं में छलांग ही लगा देती। अपनी सोनी सी घर गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थी। महीना भर खूब आनंद में भरपूर लाड़ प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभियों के तेवर बदलने लगे हैं। ननद के पास बैठकर हंसी ठिठोली करना, उसकी पसंद की चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाना, ये बातें धीरे धीरे कम होने लगीं। कहाँ तो वे उसे पानी का गिलास नहीं उठाने देती थी,
अब कई बार शाम को पूरा चौका उसके भरोसे छोड़ पति के साथ घूमने निकल जाती। सिनेमा जाते ननंद को साथ ले जाना भी उन्हें नागवार गुजरता। भाइयों के स्नेह के उत्ताप में भी कुछ कमी आने लगी। माँ की आंखें भी जैसे कुछ पूछती सी लगती। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आईं। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कोई तमाशा करके नहीं गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। गृहस्थी की गाड़ी पुनः ऐसी चल पड़ी मानो बीच में कोई व्यवधान आया ही ना हो। फिर मनीष और मंजू भी आ गए। अपने घर परिवार में वे पूरी तरह बस गईं। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर निकल जाती, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपनी यह कमजोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वे उसके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। वे जानती हैं कि महिमा उनकी तरह ढुलमुल नहीं रहती। जिस दिन पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, छिटक कर दूर खड़ी हो जाएगी। उसके पास सिर्फ संकल्पों का बल ही नहीं, साधन भी हैं। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता। पर वे शहीदाना भाव लिए अपना दाम्पत्य निभाती रहीं, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वह तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, एक भूली बिसरी प्रणय गाथा, जिसे उनकी कल्पना ने ही हवा देकर बड़ा बना दिया था। अगर किन्हीं तरल क्षणों में बाबूजी यह आत्मनिवेदन न करते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। पर यह मनीष, लगता है यह तो सचमुच रास रचा रहा है। अगर ये मिसेस भटनागर वाली बात सच है तो मनीष के घर को अब भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बात तो तय है कि महिमा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर बार उसे ही कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। घर लौटकर देखा ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है? उन्होंने पूछा। पापा हैं, मीनू ने बताया। पापा? अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए और फिर दफ्तर से घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती है। बिगड़ेल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, माँ की आंचल में मुंह छिपाने चला आता है। कब तक चलेगा यह सब? कब तक वे उसकी ढाल बनी रहेंगी, उसकी पैरवी करती रहेंगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रहीं। नहाकर निकला मनीष तो अपने उसी बेलोज अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? प्रताप के पास गई थी। इतनी देर में उन्होंने जवाब सोच लिया था। प्रताप के पास क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे वह बहुत दिन से कह रहा था कि एक ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूंगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूंगी तो वह घुसकर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही हैं? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ, वहाँ से मुंबई मंजू के पास चली जाऊंगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने के पहले दोनों लड़कियों के पास 1-1 महीना रह लूँ। वहाँ से डॉक्टर साहब टिकट वगैरह का इंतजाम कर देंगे। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों न जाऊँ? मेरा एक बेटा वहाँ भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी मेरे हाथ पांव साबुत हैं, आंखें भी काम दे रही हैं। अभी जाऊंगी तो कुछ घूम फिर लूंगी, देख सुन लूंगी, बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ। मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है? यह तो बड़ी अच्छी बात है, भैया का मन रह जाएगा। पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या जरूरत है? एक बार जम गया तो उसकी नीयत भी बदल सकती है, संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में यह बात घर कर गई थी कि लड़का बेघर हो गया है, इसीलिए बहक गया है। अपनी 4 दीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। वे जब घर लौटी थी तो उन्हें भी चाय की ज़रूरत महसूस हुई थी।
पर मनीष का सूटकेस देखते ही वे सब कुछ भूल भाल गई थी। पर सुखलाल तो भैया जी की आदत जानता है। उनके नहाकर निकलते ही वह चाय ले आया। भीतर जाते हुए वह सूटकेस लेकर चलने लगा तो मम्मी जी ने रोक दिया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित हो उनको देखा, पर वे उस विस्मित दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो, खाना जरा जल्दी ही बना लेना, सफ़र का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर जाकर आराम करेगा। जी बस अभी बना जाता है। मम्मा, सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही बहुत थका हुआ हूँ और आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ, तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, और वह जो सुबह से परेशान हो रही है, उसे शांति की ज़रूरत नहीं है? तुम में तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आने के बाद उसे फ़ोन ही कर देते। आप क्या वहाँ गई थी? जाना ही पड़ा। तुम्हारी यह सुकन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी बिना कुछ कहे सुने चली आई, यह भी न सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे, तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? बस मुंह उठाया और चले आए। घर न हुआ जैसे चोरों के छिपने का ठिकाना हो गया, इसलिए जा रही हूँ मैं नहीं रहूँगी तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। तो ख़त्म कर डालो यह किस्सा हमेशा के लिए, जान तो छूटे। यह क्या कह रही हो मम्मा तुम? क्यों, इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी ना हो, उसे ढोते रहने में क्या तुक है? अच्छा हुआ जो तुम्हारी अपनी पसंद की शादी की थी, नहीं तो जिंदगी भर हमें ही कोसते। खैर, वह तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा जाएगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक दिन भी अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ ले, क्या वह मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देंगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। मृदुल स्वर में बोली, बेटे, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, कभी न कभी अपने निर्णय तुम्हें खुद ही लेने होंगे। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लो अच्छा है। खाने की मेज पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। बेचारा सुखलाल बड़ा दुखी हुआ। मालकिन अकेली रहती तो उसे खाना बनाने में कोई रस नहीं आता, पर जब भैया जी या बच्चे आते हैं वह अपना सारा पाक कौशल उड़ेल देता है। पर आज उसे दाद नहीं मिली। मनीष तो बस थाल जुठार कर ही उठ गया था। मीनू भी जितनी देर बैठी मुंह फुलाए बैठी रही, पर उन्होंने कोई इसरार नहीं किया, जरा भी मनुहार नहीं की। खाने पीने के लाड़ बहुत हो चुके। जब तक भोजन समाप्त हुआ, सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया। वैसा आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गाड़ी में बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो। लेकिन इस बार उनका मन नहीं पसीजा। हाँ, मीनू एकदम पापा की परछाई सी साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में पैर पटकती वह ऊपर कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। जाते ही चीनू को भेज देना, विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा। टैक्सी आंखों से ओझल होते ही वे भीतर आईं। घर एकदम खामोश था। इसी एकांत की तो उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगोड़ा कैदी मैं वापस भेज रही हूँ। जो सजा देना चाहो दे देना। मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, चाहो तो तुम भी कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और यह आखिरी बात है महिमा, पति ताले में कैद करके रखने की चीज़ नहीं है, उसे तो मन की डोर से बांधना पड़ता है। वह चाहे कहीं भी भटकता रहे, बसेरे के लिए अपने ठिकाने पर ही लौटकर आता है। तो यह थी कहानी अंतिम संक्षेप। इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में मालती जी ने सुखी दाम्पत्य जीवन का यह गूढ़ रहस्य समझाया है। कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने विचार मुझ तक अवश्य पहुंचाएं।
आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चल पाएगा कि मेरा कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।